फ्रीलांसर्स जो सोशल मीडिया रन करते हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 3.5% से 5% तक उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये भी मुल्क की इकानमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और पिछले चंद सालों से इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। एग्रीकल्चर को और वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नहरें निकालने पड़ेंगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे, वो आप काम करते नहीं है बलूचिस्तान में। रिटेलर्स को मजीद टाइट करते जा रहे हैं कि जितने रिटेलर्स हैं उनको डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ लेके आना। आने वाले बजट 2025 और 26 को किस तरह देखते हैं सर? हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको पाकिस्तान के अंदर टेबल को टर्न करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आने वाला बजट एक बहुत अहम बजट है। पाकि हुकूमत ने एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है और उस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के फ्लैग के नीचे इस बजट की एक बहुत अहमियत है। पुराना एक तरीक़ेकार है कि इतने पैसे हमने कमाए हैं और इतने पैसे हमने खर्च किए हैं और इतना हमारा इम्बैलेंस बजट जो है। कॉस्मेटिक चेंजेस जो है ना वो इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारा मुकद्दर भी है। तो एफडीआर की कलेक्शन पिछले 11 माह से अब तक जो जुलाई से लेकर मई तक की हर मंथ में शॉर्टफॉल आ रहा है, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। अपनी इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इस बजट को भी सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। टैक्स नेट है, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका जो टारगेट है, जो आपके रेवेन्यूज है, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। सैलरी क्लास के टैक्स को बढ़ाना, इंडिविजुअल और एओपीज के टैक्स रेट्स की शरह को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अच्छी बात है, सैलरी पर्सन को रिलीफ देना चाहिए। वो स्लैब 6 लाख से सुनने में आ रहा है कि 8 लाख तक कर देंगे। ये एक सैलरी पर्सन के लिए फ़ायदा तो है। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। बिटकॉइन का बढ़ता है रुझान और हुकूमती इकदाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? बिटकॉइन जो है ना वो फ्यूचर है, दुनिया का फ्यूचर है। आपको दुनिया से कट ऑफ होकर आप नहीं रह सकते, आपको उनके साथ चलना है। बिटकॉइन या जो भी डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट का इसकी तरफ भी फोकस है कि वहाँ पे वो जितनी आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट है, इनको चाहिए इस बजट के अंदर ये आवाम को रिलीफ इस शक्ल में दें कि सेल्स टैक्स के रेट को कम किया जाना चाहिए। आपके पास ऐसे प्रोसेसेस नहीं है कि जो डिजिटल पेमेंट्स को और बिटकॉइंस में जो पेमेंट्स हैं उनको टैकल कर सके। इस दफ़ा का जो बजट आ रहा है वो आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। बजट खसारा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, कर्जे हैं, इस तरह में आम आदमी को किस तरह रिलीफ दे पाएगी हुकूमत? अल्टीमेटली हमें इंडस्ट्री को चलाना है, हमने प्रोडक्शन इस मुल्क के अंदर बढ़ानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को एड्रेस करें। पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। जो IMF है वो इसी तरह हमें ब्लैकमेल करती रहेगी। कॉटेज इंडस्ट्री और SME सेक्टर है, इनके लिए एक स्पेशल जो है फिक्स टैक्स की रिड्यूस रेट 5% के हिसाब से विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट एक रजीम सेल्स टैक्स की लानी चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है और फिर डीनेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू किया हुआ है। पेंशन्स के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। 4 लाख के ऊपर की पेंशन के ऊपर ये 2.5% से 5% तक टैक्स रेट लेके जा रहे हैं। जो लास्ट IMF से हमारी बात हुई चंद दिन पहले, उसमें भी उन्होंने 11 किस्म की नई शराइत रखी। आपको इस बजट में बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो विशेष सर्कल है डेट सर्विसेज का, इसमें से किस तरह निकला जा सकता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये एक नया चैलेंज है, क्योंकि टैक्सेशन जो है नॉर्मली तो नेक्सस बेस्ड और सोर्स बेस्ड रेजिडेंसी बेस्ड टैक्सेशन होती है। प्राइवेट सेक्टर में FED जो हुकूमत ने नाफिज किया है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होनी चाहिए या रहनी चाहिए? पहले न्यूज़ आई कि जो इसके ऊपर FD है उसको क्वैश किया जा रहा है, फिर न्यूज़ आई कि इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। कि पहले ये फैसला करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उसने क्या बचाना है और किस चीज को आगे बढ़ाना है। ATM कैश 1 लाख के ऊपर ये कह रहे हैं 1.2% टैक्स होगा, जिसे हम 1200 रुपये के, अगर आप 50,000 निकलवाते हैं तो 600 रुपये टैक्स है। ज़रूरत है कि हम आर्मी का जो बजट है उसमें भी एक खातरख्वाह इजाफा करें। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आपके पास एरिया, लेकिन आपने वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं है आपने कि किस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सकते हैं। वो जो इंडस्ट्री के ऊपर वो उनके तनासुब से जो GDP में उनका तनासुब है उससे बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल के ऊपर जो पर लीटर है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस करने वाले को हम 3 से 4 रुपये पर लीटर पेट्रोल ज़्यादा रेट देंगे। कर्जा है वो हमने ज़्यादा देना होता है और आम आदमी के लिए जो रिलीफ है वो गवर्नमेंट के लिए हर बजट में निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सेक्टर अगर बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएगा, देयर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। गवर्नमेंट की पॉलिसियों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों को एजुकेट करें प्रॉपरली, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को बताएं कि आपको फाइलर होने के साथ ये बेनिफिट
लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हफ्जुल अयूबी। नाज़रीन, बजट 2025 और 26 की आमद है। हुकूमत 10 जून को बजट लाने वाली है। बजट कैसा होगा और किस तरह का होना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर इंजीनियर खालिद उस्मान साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर जाहिद अतीक चौधरी साहब, लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर जाहिद परवेज साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसम साहब, आप सीए हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाईकोर्ट हैं और माहिर टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। खालिद उस्मान साहब, आप आने वाले बजट 2025 और 26 को किस तरह देखते हैं सर? शुक्रिया अयूबी साहब। अयूबी साहब, बजट बेसिकली एक स्ट्रैटेजी चूंकि होती है। ये जो बजट है 2025-26, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको पाकिस्तान के अंदर टेबल को टर्न करने के लिए इस्तेमाल करेगी, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 65% यूथ है पाकिस्तान के अंदर, उनको एक होप देने के लिए, एतमाद देने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इस बजट को भी सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जब आपके पेश नजर सिर्फ रेवेन्यू को इकट्ठा करना होता है, तो फिर जो आप कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी फिर नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि और रेवेन्यू भी मुझे लगता है कि हम जिस जगह के ऊपर ले गए हैं, अगर हमारी इकोनॉमी इसी ग्रोथ के साथ जिसके साथ चल रही है चले, और इन्फ्लेशन अगर इस वक्त जो 1-1.5% 2% के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सवाए इसके कि हम मजीद टैक्सेस लगाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमने अपने रास्तों को महदूद कर लिया है। आज भी जरूरत इस बात की है कि पहले यह फैसला करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उसने क्या बचाना है और किस चीज को आगे बढ़ाना है, किस चीज को कॉन्फिडेंस देना है, और अगले 10 सालों में हम इस मुल्क के अंदर बिजनेसेस को कहां पर देखना चाहते हैं, किसकी प्रोडक्शन यहां करना चाहते हैं, किस चीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले यह करे और उसके बाद यह देखे कि रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारी होप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जी, जो है वो सेंस प्रिवेल करेगी। अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी जिसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरह शेक हुआ है, जो एक हरासमेंट वाला मामला FBR वाला, ये हमने कई दफा इस मौजू के ऊपर बात कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर भी कोई खातिर खा हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि इन चीजों को वो जो नए आने वाले बजट के अंदर एड्रेस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इंशाल्लाह इसमें एड्रेस करेंगे और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चलेगी। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इसका मतलब मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, और जो रेवेन्यू है वो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो खुद से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है वो बेसिकली रोड मैप जो हम समझते हैं। हमने तजावीज जो थी गवर्नमेंट को बहुत पहले भिजवा दी थी, उनको रिवाइज भी 1-2 दफा किया, वो भी गवर्नमेंट के साथ पहुंच गई थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट मीटिंग्स में मुझे भी मौका मिला, तकरीबन 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग में, वहां पर भी हमने यही बात रखी कि अल्टीमेटली हमें इंडस्ट्री को चलाना है, हमने प्रोडक्शन इस मुल्क के अंदर बढ़ानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में गवर्नमेंट ये सारी चीजों को एड्रेस करेगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद उस्मान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, ये बताइएगा कि बजट 2025-26 को आप किस तरह देखते हैं, क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और क्या क्या आनी चाहिए? बजट 2025 जो कि चंद दिन तक आने वाला है, और जैसे कि आपने बोला कि क्या हम उम्मीद कर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाला बजट एक बहुत अहम बजट है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशियत है वो जिस एज पे खड़ी है, जिस एज पर मौजूद है, बहुत सोच समझ कर हमें खासकर गवर्नमेंट को और ख़ासकर इस बजट के हवाले से फ़ैसले करना पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मौशियत है वो सुकड़ रही है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की भी, उस तरह हम उसमें कामयाब नहीं है जितनी कि हमें तवक्का है या जितनी हमें ज़रूरत है। इसी तरह इंडस्ट्री वो नई लगे, और नई लगने के साथ साथ जो पुरानी भी इंडस्ट्री है जो कि कुछ बंद हैं या स्लो चल रही हैं, वो तेज़ी से आगे अपनी प्रोडक्शन जो है वो करें, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हों। ये ज़रूर है कि बिजनेस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि जो टैक्स नेट है, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका जो टारगेट है, जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये भी है कि बजट 2024-25 जो था, अपने जो अहदाफ हैं वो हम पूरे नहीं कर सके। उसके लिए हमें कुछ हिकमत अमली अपनानी होगी, स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करनी होगी, उनसे मालूम करना होगा कि रेवेन्यू को किस तरह
हम फुलफिल कर लें, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अपना काम खुल डुल के कर सके और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी पूरा हो सके। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि जो टैक्सेस हैं या रेवेन्यू है उसकी बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, कि जैसे अभी पिछले माह इंडिया की जंग हुई हमारे साथ, जो कि उसने ज़बरदस्ती मसलत की हम पर। तो आप ये देखें, जंग जो है ये बहुत 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 एक महंगी चीज़ होती है और हमें अभी तो अल्लाह ताला ने फतह से हमकनार करवाया, लेकिन आगे हमने अपने आप को इससे भी ज़्यादा पावरफुल रखना है और हमें ज़रूरत है कि हम आर्मी का जो बजट है उसमें भी एक खातिर इजाफा करें, क्योंकि देखें पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान की सलामती जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। और जब तक हम सब, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई दरमियाना कारोबारी या कोई छोटा दुकानदार हो, जब तक हम सब अपना बोझ नहीं उठाएंगे, अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, तब तक पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। जो IMF है वो इसी तरह हमें ब्लैकमेल करती रहेगी और उनकी जो शराइत है वो हमें हर साल कुछ मजबूरन अप्लाई करनी पड़ती हैं, उसको कबूल करना पड़ता है। और अभी भी आपको पता है कि जो लास्ट IMF से हमारी बात हुई चंद दिन पहले, उसमें भी उन्होंने 11 किस्म की नई शराइत रखी जो कि हमें ना चाहते हुए भी फिर गवर्नमेंट को लगानी पड़ती हैं। तो उस पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा होने की ज़रूरत है। शायद नज़ीर साहब ये भी बताइएगा कि बजट खसारा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, कर्जे हैं, इस तरह में आम आदमी को किस तरह रिलीफ दे पाएगी हुकूमत? हाँ जी, देखें, हमारा जो कर्जा है वो हमने ज़्यादा देना होता है और आम आदमी के लिए जो रिलीफ है वो गवर्नमेंट के लिए हर बजट में निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यही है कि हमें जो अपना टैक्स नेट है इसको बढ़ाने की फौरी तौर पे बहुत ज़रूरत है और गवर्नमेंट को जो अपने अखराजात हैं उसको कम करने की भी अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शाहिद नज़ीर साहब, आपने हम टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जाहिद अतीक चौधरी साहब। आप सीनियर नायब सदर हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। जाहिद अतीक चौधरी साहब, आने वाले बजट को आप किस तरह देखते हैं? आप क्या समझते हैं, क्या क्या तब्दीली आनी चाहिए? हर साल की तरह इस साल भी बजट वो वफाकी हुकूमत अगले साल 25 और 26 के लिए पेश करने जा रही है 10 जून को। इसमें अब गुजारिश ये है यूबी साहब के ये बजट आम बजट्स की मुकाबले में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है और उस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के फ्लैग के नीचे इस बजट की एक बहुत अहमियत है। हम ये समझते हैं साबका 2-3 सालों में आपने देखा कि जो पाकिस्तान में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी उस वजह से वफाकी हुकूमत को बहुत से फैसले ऐसे करने पड़े जिनके असरात बिजनेसिस पे डायरेक्ट आए। उन फैसलों के असरात अवाम पे भी आए, जिनमें सैलरी क्लास के टैक्स को बढ़ाना, इंडिविजुअल और AOPs के टैक्स रेट्स की शरह को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, इसी तरह से रेंट की इनकम और डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट के जो टैक्स रेट्स की शरह थी वो उसमें बहुत इजाफा किया गया। और उसकी जो वजह बताई गई वो चूँकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा था और एक बजट की जो है वो टारगेट्स थे उनको पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए गए। लेकिन अब हम ये समझते हैं चूँकि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स बेहतर हो गए हैं और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन है, तो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है इनको चाहिए इस बजट के अंदर ये आवाम को रिलीफ इस शक्ल में दें कि सेल्स टैक्स के रेट को कम किया जाना चाहिए, चूँकि इसका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त आवाम की पे आता है और ये जो गुड्स पे टैक्स है, सेल्स टैक्स, ये जो है इन्फ्लेशन की कॉज बनता है। हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स की शरह में कम अज़ कम 2% कमी इस साल और इसी तरह बतदरीज इसको करके 3 सालों में 10% की शरह पे लाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कॉटेज इंडस्ट्री और SME सेक्टर है इनके लिए एक स्पेशल जो है फिक्स टैक्स की रिड्यूस रेट 5% के हिसाब से विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट एक रजीम सेल्स टैक्स की लानी चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उस पे इस वक्त जो है टैक्स का बहुत बोझ है और जो इंडस्ट्री का GDP में कंट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से अगर टैक्स टू GDP आप देखते हैं तो टैक्स का जो बोझ है इंडस्ट्री के ऊपर वो उनके तनासुब से जो GDP में उनका तनासुब है उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त चूँकि मुल्क में रोज़गार के मौके हमने निकालने हैं और हमारी यूथ ज़्यादातर जो है बेरोज़गार है, उनके लिए हमने एम्प्लॉयमेंट्स अरेंज करनी है, तो ये उसी सूरत मुमकिन होगा
जब हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें और इंडस्ट्री के ऊपर जो कंप्लाइंस का बोझ है और जिस तरह से इंडस्ट्री के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्स अपनी सेल्स के ऊपर कलेक्ट करके एफबीआर को जमा कराने के बोझ हैं, इसमें कमी की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये भी मुल्क की इकानमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और पिछले चंद सालों से इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। इस वजह से यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो इनको भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और इनके लिए स्पेशल मराहत जो है वो देनी चाहिए। अब बात कर लें जो ऑलरेडी हमारी जो टैक्स रेवेन्यूज़ को लॉस हो रहे हैं टैक्स एग्जम्पशंस की वजह से, ख़ास तौर पे मैं यहाँ फाटा पाटा का जिक्र करना ज़रूरी चाहूँगा, चूँकि आपने जो फाटा और पाटा को सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन दी हुई है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रही है और नॉन टैरिफ एरिया से तमाम चीज़ें जो है टैरिफ एरिया पे आ रही हैं और इस यहाँ बिक रही हैं और इसका कोई सेल्स टैक्स जो है फेडरल गवर्नमेंट को वसूल नहीं हो रहा। इसी तरह इंपोर्ट्स जो फाटा पाटा की हो रही हैं वो भी मोस्टली टैरिफ एरिया में बिक रही हैं और गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हो रहा है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो चाय है वो मुल्क का जो टोटल अगर फर्ज कीजिए आप 2.5 लाख टन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें से 1/3 80,000 टन के करीब सिर्फ फाटा पाटा के लिए आ रही है। ये मैंने इसलिए यहाँ बात की कि इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ह्यूज इंपोर्ट की जा रही है ड्यूटी और टैक्सेस की अवियन करने के लिए और वो सारी गुड्स जो हैं टैरिफ एरिया यानी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिकती हैं बगैर ड्यूटी टैक्सेस के। तो इस तरह बजट के अंदर चूंकि ये आपको पता है एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट है और सिर्फ जो है बजट के जरिए की जा सकती है, मनी बिल के जरिए पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है। तो इस तरह की एग्जम्पशंस जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं और बिजनेसेस को खास तौर पर नुकसान पहुँचा रही हैं और जो बिजनेसेस जो नॉर्मल एरियाज़ में हो रहे हैं पाकिस्तान के जो बाकी हिस्सों में कारोबार हो रहे हैं उनको एक लेवल फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसकी विड्रॉल बहुत अशद ज़रूरी है। अब हमारी तवक्को जो गवर्नमेंट से है वो ये है कि आने वाले बजट के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले अदारे वो इंडस्ट्री के हों या आपके सर्विसेज के हों उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है और आखिर में हमारा जो रिटेल सेक्टर है उनसे टैक्स वसूल करने के लिए जिस तरह आपने देखा गवर्नमेंट की ताजर दोस्त स्कीम बहुत बुरी तरह फेल हुई, एक मुनज़्ज़म स्कीम जिसमें स्टेक होल्डर्स की डेलिब्रेशन शामिल होनी चाहिए इसको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि जो रिटेल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारे टैक्स कलेक्शन में वो बहुत ही कम है और इसमें खासी गुंजाइश है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 अरब रुपए का टैक्स एक मुनासिब हिकमत अमली के तहत रिटेल सेक्टर से वसूल किया जा सकता है। इन्हीं तमाम तवक्कुआत के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से बजट प्रपोजल्स गई हैं और जिसका मुसलसल फॉलोअप हम फेडरल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, अगर उन पर अमल दरामद हो तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी हो सकती है, डायरेक्ट टैक्स की वसूली भी बढ़ सकती है और इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अवाम पे होते हैं उनका बोझ कम करने के मौके गवर्नमेंट को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद अतीक चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जाहिद परवेज साहब, आप साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, एडवोकेट हाईकोर्ट है। जाहिद परवेज साहब, आप पूर्ण प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। आने वाले बजट 2025-26 को आप किस तरह देखते हैं, क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? 2025 के हवाले से फिर नया बजट आने वाला है कुछ दिनों तक। उस नुक्ता निगाह से बात ये है कि बजट तो हर साल आता है लेकिन बजट के अंदर कोई खास तब्दीलियां कोई ऐसी जाहिर नहीं होती। वही पुराना एक तरीक़ेकार है कि इतने पैसे हमने कमाए हैं और इतने पैसे हमने खर्च किए हैं और इतना हमारा इम्बैलेंस बजट जो है, और इसमें किसी चीज़ इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती जो इश्यूज जो बजट के नुक्ता निगाह से हैं या जो मैं समझता हूँ कि जो तजावीज़ हैं उसमें। तो सबसे पहली बात ये है, हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में पिछले साल 51% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस वो तो डेट सर्विसेज में चला गया। उसके बाद जो दूसरा जो था वो 26% हमने डिफेंस के ऊपर खर्च किया। अब ये 51 और 26 77%, तो पीछे तो बचा 23%। 23% में आप क्या डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस का जो लोगों के नुक्ता निगाह से जो फैसिलिटेट करने का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर वो लोगों के ऊपर बर्डन डाल रही है। मसलन एजुकेशन सेक्टर को देखें कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उसको खुली छुट्टी दे दी गई है कि भाई इसके ऊपर तुम जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो करो, और वो करता है, फिर वो लोगों की जेबों से पैसा कमाता है। इसी तरीके से अब हेल्थ में भी उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि जनाब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है और फिर डी नेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू किया हुआ इस फील्ड में भी। तो इसी तरीके से ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती। कोई भी गवर्नमेंट आ, चाहे वो गवर्नमेंट जो है नवाज शरीफ की हो, चाहे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो या अपना तरीके
इंसाफ की हो, तमाम के अंदर एक ही इशू है और यही इश्यूज हैं, और इन इश्यूज के नुक्ता निगाह से आज तक कोई प्रॉपर तजवीज़ और कोई तरीक़ेकार डेवलप ही नहीं है। लिहाजा मेरा तो सबसे पहला इस बजट के नुक्ता निगाह से पहली तो बात यह है कि आपका जो डेट सर्विसेज वाला जो एक विशेष सर्कल आपके जिसमें घिरे हुए हैं, आप उसको किस तरह निकलेंगे। आपको इस बजट में बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो विशेष सर्कल है डेट सर्विसेज का, इसमें से किस तरह निकला जा सकता है। और मैं डेफिनेटली इसमें निकलने का तो डेफिनेटली तरीका एक ही है कि हमारे अपनी जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सर्विसेज के जो मामला है उसमें हम सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक अहम फील्ड है जो डेवलप हो रही है, उसमें भी हमें आगे आना चाहिए। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे ये आप इस मामला से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरी बात है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनी है जिसके बुनियाद के ऊपर आपको डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लिहाजा अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपको चाहिए कि आपके जितने भी हमसाया ममालिक हैं आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करें ताकि आपका बजट डिफेंस का वो कम से कम होता चला जाए। जितना कम होगा उसी नुक्ता निगाह से फिर आप ये लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स खर्च कर सकते हैं। दूसरा मसला सजेशन मेरी ये है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है आपका, आप उस सेक्टर को 2-3 तरीकों से निगेट कर रहे हैं। एक तो आपने जगह के ऊपर हर शहर में आपने जो प्लॉटिंग, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह का ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ, इसको आपको रोकना पड़ेगा और इसका कोई नेमुल बदल कोई तरीक़ेकार आपको डेवलप करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एग्रीकल्चर एरिया जो है वो आपका कम होता चले, और जो एरिया आपके पास है जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा आपके पास एरिया, लेकिन आपने वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं है आपने कि किस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर को और वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नहरें निकालने पड़ेंगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे, वो आप काम करते नहीं है बलूचिस्तान में, और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग भी आपसे नाराज़ हैं। और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसको आपको एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका इस तरीके से। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो सिलसिला आपने बहुत ज़्यादा हवालों से ख़त्म किया हुआ है। मसलन उसमें जो आपने लैंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका बहुत सारा रुपया इंडस्ट्री में से निकल के लैंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला गया, जिस वजह से आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी रुकी है। इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद परवेज़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसम साहब। आप चार्टर अकाउंटेंट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। आसम साहब, आपके प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत हर साल बजट में छोटी छोटी तब्दीलियां करती है जिसका लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होता। आप क्या समझते हैं किस तरह की तब्दीलियां करनी चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉस्मेटिक चेंजेस जो है ना वो इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारा मुकद्दर भी है। उसकी रीज़न ये है कि ओवर द नाइट जो है ना वो कोड को चेंज नहीं किया जा सकता। ओवर द नाइट कभी भी लॉ को आप पुराना लॉ बंद कर दें, उसको डंप कर दें और नया लॉ जो है कल सुबह से नया लॉ इंट्रोड्यूस हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि आपका सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है, आपकी इकोनॉमी इस तरह से डिज़ाइन हुआ होती है कि वो प्रोविजंस उनको टैकल करने के लिए बनाई गई होती हैं। तो ऑल ऑफ सडन अगर आप ये ऑर्डिनेंस इसको क्वैश कर देंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि वो सारा का सारा सिस्टम उसको जो नया ऑर्डिनेंस है उसके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उन दोनों की आपस में उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और उतनी देर में बिजनेस को एक ग्रे एरिया मिलेगा और उसमें ऑब्वियसली टैक्स की चोरी बढ़ेगी बजाय के कम होने के। सो राइट नाउ कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अभी के लिए यही किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी इस तरह से रूम और मार्जिन टाइम का कुछ बन नहीं रहा कि आप बिल्कुल इसको इस एक्सरसाइज को छोड़ के एक पैरेलल जो है ना कोर डेवलपमेंट की तरफ एक एक्सरसाइज कर दें, क्योंकि IMF का प्रेशर है और आपको अपने कंट्री को फाइनेंस भी करना है। बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेंचेज आप बहुत बड़ी ट्रेंचेज आप सीख कर नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए कॉस्मेटिक चेंजेस करके ही आप जो कुछ भी इसी
इस सिस्टम के अंदर से कुछ रिसोर्सेज अर्न कर सकते हैं वही कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा ही चलना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एज वेल, और लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतर कोड लेके आना पड़ेगा जो एक ओवरऑल एक कोड हो जो पूरे बिजनेस को ओवरऑल एक अच्छे तरीके से कवर कर रहा हो, जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें हो, जिसमें एक अच्छी जो है ना एक कमांडिंग प्रोविजंस हो और एनफोर्सेबल प्रोविजंस हो, जिसमें डाउट्स कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस जो है उनको रिमूव किया जाए ताकि फ्यूचर में जो है ना कम से कम केसेस जो है लिटिगेशन में जाएं और डिपार्टमेंट लेवल पे ही सेटल हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप फॉर द टाइमिंग तो जो भी FBR रेवेन्यू मेजर्स ले रहा है या डेवलपमेंट मेजर्स ले रहा है उनके लिए उनके साथ आप गुजारा करें, क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है इसको एज इट इज चलने दिया जाए। फ्यूचर में आप ये कर सकते हैं कि आप कॉस्मेटिक चेंजेस को साइड पर रख के सेक्टर स्पेसिफिक और कंपनियों के लिए अलग से प्रोविजंस जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन के लिए भी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी है, काफ़ी से सेक्टर्स के लिए तो अभी भी है, बट दिस इज़ नॉट मोर देन इनफ। ठीक है, आपको ओवरऑल एक कोड को डिज़ाइन करना है जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सके। आसम साहब, जंग के माहौल में बजट पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी थैंक यू यूबी साहब, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अभी वॉर जोन में और वॉर की कंडीशन में है। अभी हमने एक जंग लड़ी है इंडिया से, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा बजट के ऊपर? देखिए मेरे ख्याल से जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत वास्ट इम्पैक्ट है। अगर आप पिछले सालों में भी देखें तो हमारे जो कॉम्बैटिंग और नॉन कॉम्बैटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी ऑन द हायर साइड थे, जो कि अब जाके ये अवाम को रियलाइज़ हुआ कि वो ज़रूरी भी थे। दुश्मन चालाक और अय्यार तो था ही था और उसकी तैयारी भी थी। अगर हम उसको स्मेल और सेंस करके अच्छी तैयारी ना रखते तो शायद ये अभी हम इस तरह ना बैठे होते। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड कि आप इस वक्त अब डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। उसका अल्टीमेट प्रेशर जो है आपके फाइनेंसिस के ऊपर आएगा, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर आएगा। यू फील मोर प्रेशर कि आपने ज़्यादा टैक्स टारगेट्स मीट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है ताकि आप एक अच्छे डिफेंस के साथ दोबारा से फिर इस पोजीशन में आ सकें। नेक्स्ट टाइम जब ये राउंड हो इसको एक बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकें। सो इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि जंग के जो असरात हैं वो बजट पे आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज आपको फंड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, दुनिया से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने बाय करनी है और अभी के लिए जितने भी आर्सनल थे वो ऑब्वियसली इंडिया देख चुका। सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी बेटर देन दिस, यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो उसके लिए फाइनेंसेस चाहिए और फाइनेंसेस का इस वक्त सबसे बेस्ट सोर्स इंटरनल सोर्सेज ही हैं बजाय के एक्सटर्नल सोर्सेज है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज अभी IMF उस तरह से आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा। आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि बिटकॉइन का बढ़ता है रुझान और हुकूमती इकदाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी एज ऑफ टुडे बहुत रेलेवेंट है कि बिटकॉइन का ज़माना आ रहा है। बिटकॉइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस बजट में इसकी तरफ क्या रवैया होगा, किस तरह से इसको टैकल करेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन जो है ना वो फ्यूचर है, दुनिया का फ्यूचर है। आपको दुनिया से कट ऑफ होकर आप नहीं रह सकते, आपको उनके साथ चलना है। तो ये आपको अलाइन करना पड़ेगा उस बिटकॉइन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ और उस पे आना पड़ेगा आपको। वो एक पैरेलल सिस्टम है जिसमें जरिए पेमेंट्स भी प्रोसेस होती हैं, उसमें आपको उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब रह जाती है बात कि टैक्सेशन इसकी कैसे होगी या इसको गवर्नमेंट मॉनिटर कैसे करेगी, सुपरवाइज कैसे करेगी। तो ये ऑब्वियसली इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। इस वक्त आपके पास ऐसे प्रोसेसेस नहीं है कि जो डिजिटल पेमेंट्स को और बिटकॉइंस में जो पेमेंट्स हैं उनको टैकल कर सके। सो इसके लिए एक लंबी जर्नी है, उसको आपको SOPs डेवलप करने पड़ेंगे, अपने सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे, अगेन को आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी केस स्टडीज मौजूद हैं कि दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज ने इसको कैसे मैनेज किया है और टैक्सेशन में इसको कैसे लेके आए। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एक नया चैलेंज है, क्योंकि टैक्सेशन जो है नॉर्मली तो नेक्सस बेस्ड और सोर्स बेस्ड रेजिडेंसी बेस्ड टैक्सेशन होती है। बट आप ये देखें कि ये जो बिटकॉइन जब आ जाएगा तो इसमें उस तरह से सोर्स आइडेंटिफाई करना, नेक्सस आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली आप इतने ईजी नहीं होगा। हर कंट्री ये चाहेगा कि इसको वो टैक्स करे बजाय कि वो आपको टैक्स करने दे, बिकॉज देयर ओरिजिन इसका हो सकता है कहीं और से हो रहा हो और पेमेंट आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो ये चैलेंजेस तो फ्यूचर में आएंगे। बिटकॉइन को आपको टैकल करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, लेजिस्लेशन की जरूरत है। लेजिस्लेशन देखिए, इसको सिंपल कैपिटल गेन टैक्सेशन के जरिए मेरे ख्याल से टैक्सेशन इसको टैकल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि कैपिटल गेन में ऑब्वियसली आप इसमें इस तरह से चीज़ें मौजूद नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिटकॉइन बेसिकली फ्यूचर है और इसके लिए अच्छी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अपनी टैक्सेशन सिस्टम को भी दुनिया के टैक्सेशन सिस्टम के साथ अलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास मैंने ऑलरेडी बताया कि टैक्सेशन सिस्टम के लिए भी केस स्टडी मौजूद है जो कि OECD की फॉर्म में है। OECD पिलर 1 है, पिलर 2, पिलर 3। यूरोपीय यूनियन ने बहुत काम किया है इस पे और अब जो BEPS पिलर 3 आया है उस पर
उसमें तो ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट्स को उन्होंने टैकल किया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको इन प्योर सेंस जो OECD ने आपको टैक्सेशन मॉडल्स दिए हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप फ्यूचर में जो बिटकॉइन पेमेंट्स हैं उसको टैकल कर सकें। बिकॉज इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्वियसली इसके टैक्स रेट्स के हिसाब से, इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत अच्छी हो सकती है। आसम साहब ये भी बताइएगा, FBR के जो इंतजामी अमूर हैं और अफसरान के इख्तियारात हैं और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उनकी डायमेंशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका गोल आइडेंटिफाई कर लिया जाए, कोर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया जाए। वो गोल और कोर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो ये है कि टू इंक्रीज योर टैक्स रेवेन्यू। पहले गोल और ऑब्जेक्टिव जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके लिए आपके SOPs भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, मेजर्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। देन यू हैव टू बी KPI बेस, आपको जो अप्रोच लेके आनी है वो KPI बेस अप्रोच लेके आनी है। द बेस्ट वे टू कैपेसिटी बिल्डिंग वो ये कि जो आप नई हायरिंग कर रहे हैं, जितने नए रिक्रूट्स हैं, उनके लिए आप ज़रूरी कर दें जो AI की ट्रेनिंग है, AI की जो डिजिटल ट्रेनिंग है, AI की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो ज़रूरी कर दें। उनको फ्रेश एनालिटिक्स हैं वो आपको सिखाने पड़ेंगे, लेटेस्ट एनालिटिक्स आपको सिखाने पड़ेंगे, ताकि वो बेटर जो है वो एनालिटिक्स अप्लाई करके इंफॉर्मेशन सीख कर सकें और गैप आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने इतने बंदे निकाल दिए, हॉरिजॉन्टली आपने चेंजेस कर दी या वर्टिकली आपने चेंजेस कर दी। इट्स नॉट लाइक दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो इस चीज़ का नाम है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो कि वो है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव होनी चाहिए, उसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े इंटरनली वो आप कीजिए। आप अगर प्रीवियस जो बंदे हैं उनके अगर कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं टू ब्रिंग देम ऑन द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया साइड, वो भी किया जा सकता है। बिकॉज देयर वाज एन इनहेरेंट परसेप्शन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उसको तो परफॉर्मेंस की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी करंटली उनके ऊपर एक प्रेशर है रेवेन्यू कलेक्शन का, जो एक इनहेरेंट प्रेशर है, बट दे फील वेरी ईज कि हमें कोई उस तरह से चेंज नहीं कर सकता या इस तरह से। इसको आप देखें फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कर सकते हैं ताकि एक इनहेरेंट कंपटीशन भी डेवलप हो और प्रेशर भी डेवलप हो। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके लिए ज़रूरी है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो AI बेस रखी जाए, IT बेस रखी जाए। जो भी बंदे रखें हैं ऑब्वियसली एक तो वर्कफोर्स बहुत कम हायर करनी पड़ेगी आपको, IT है वो आपके लिए काम करेगी। सिस्टम और प्रोसेस को जितना ज़्यादा डिजिटलाइज कर सकें, ह्यूमन इंटरवेंशन जितनी कम कर सकें, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज ब्राइब और दूसरे जो इसमें इस वक्त नसूर जो है मौजूद हैं वो ख़त्म होंगे। ठीक है, तो बेटर इट इज़ के इसको कैपेसिटी बिल्डिंग को आप लिंक कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक कर दें आपकी AI की डेवलपमेंट के साथ। आसम साहब ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में FED जो हुकूमत ने नाफिज किया है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होनी चाहिए या रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। पहले न्यूज़ आई कि जो इसके ऊपर FED है उसको क्वैश किया जा रहा है, फिर न्यूज़ आई कि इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। सो अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि प्रॉपर्टी के सेक्टर के साथ किस तरह से क्या ट्रीटमेंट होता है। बट एक चीज़ फॉर श्योर है, कंसिस्टेंसी इन टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। आपने जो चंद साल पहले एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी, आप उसके तसलसल को लेके चलते रहें अलॉन्ग विद के आप जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलराइज करें और उसको इस तरह से करें कि वो डॉक्यूमेंटेड वे से इन्वेस्ट हो, बैंकिंग चैनल के जरिए इन्वेस्ट हो। आपको उसको इंसेंटिवाइज करना है कि बैंकिंग चैनल के जरिए इन्वेस्ट हो, बजाय इसके कि वो अनडॉक्यूमेंटेड वे से उन प्लॉट्स में और प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट हो। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना, इसके साथ और बहुत सी इंडस्ट्री मुंसलिक है, बहुत सी सनतें जो है वो चल पड़ती हैं, लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सो ये एक इनहेरेंट हमारे कंट्री में इस चीज़ का पोटेंशियल मौजूद है और लोगों को ऑब्वियसली ओवर द पीरियड इसके अंदर स्किल्स भी डेवलप हुई हैं। इसको प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि टैक्सेशन को महज इसलिए ना बढ़ाया जाए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, इसको इस एस्पेक्ट से भी देखा जाए कि इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कंट्री में। कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टैंड आउट करता है तो उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो हमारी लेबर क्लास भी है, हमारे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे आर्किटेक्चर्स भी हैं, ये लोग काम करते हैं। तो ये सेक्टर अगर बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएगा, देयर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। इसमें आप ये कह सकते हैं, यू कैन आर्ग्यू विद मी कि इसके अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इन्वेस्ट होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वेस्ट होती हैं, उसको टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि आप
इसमें रेगुलराइज करें पेमेंट्स को और अपने सिस्टम ऑडिट्स जो हैं उनको रेगुलराइज कर लें। ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मोर एंड मोर टैक्सेशन इसके अंदर इम्पोज करके इसको बर्डनसम कर दिया जाए। आसिम साहब, गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए बजट में हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? टैक्स पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी जो हमने पहले क्वेश्चन एड्रेस किया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टैक्स का आपस में वाइस वर्सा का रिलेशन है। टैक्स पॉलिसी में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो ट्रस्ट है इकोनॉमी के अंदर वो शेक होता है। प्रीवियस गवर्नमेंट आई, उसने एक टैक्स पॉलिसी या एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस करवाई, अगली गवर्नमेंट आ गई और उसको खत्म कर देगी तो उसने जो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है वो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक जवाज जो है वो खत्म हो जाता है। बिकॉज कंट्रीज जो हैं जब अपने होस्ट कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने प्रिंसिपल कंट्री से, अपने ओरिजिन कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि उस कंट्री में जाके हमें सेविंग्स क्या होंगी, टैक्स की मद में सेविंग्स क्या होंगी। अगर पोटेंशियल सेविंग्स हो, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। एफडीआई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं जैसे मैंने पहले बताया। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग टैक्स, तो टैक्स में पॉलिसी का तसलसल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अगर एक एग्जेम्पशन एक दफ़ा आपने ग्रांट कर दी है या एक रूल आपने डिसाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपने डिसाइड कर दिया कि 10 ईयर की एग्जेम्पशन होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट आए और वो आगे एग्जेम्पशन खत्म कर दे। इसी तरह 65D में जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए टैक्स क्रेडिट था तो सब्सिक्वेंट अगर गवर्नमेंट आती है उसको आगे खत्म कर देती है तो ये चीज़ जो है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का शेक करती है। सो बेटर इट इज़ कि आप टैक्स पॉलिसी में कंसिस्टेंसी को प्रमोट करें और वो जो कॉस्मेटिक चेंजेस आप कर रहे हैं उससे टैक्स पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है वो इफेक्ट ना हो। सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए कि कंप्रोमाइज़ ना हो हमारी टैक्स पॉलिसी जो है, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक ना हो। लोकल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर, तो उसका टैक्स कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसम साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। अमजद साहब, ये बताइएगा आने वाले बजट 2025 और 26 को किस तरह देखते हैं सर? आपको पता है कि जून है, अब तक जो है ना बजट का कोई प्रपोजल फाइनल हो चुका होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि इस दफ़ा हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। हमारा बजट में अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि बजट को हम किस तरह फाइनलाइज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रपोज करेंगे और उसको कैसे फाइनलाइज़ करवाएंगे। नंबर 1 पे आप देखें कि अभी जो बजट में ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं हमारे मुल्क में जंग बंदी की वजह से, जंग बंदी के दौरान हमारे जो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए, आर्मी सेक्टर्स के जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हुए वो भी डेफिनेटली हमारे बजट में से ही उनमें जाएंगे और उसके भी हमने शॉर्टफॉल को पूरा करना है। और अगर हम कलेक्शन देखें FBR की, तो FBR की कलेक्शन पिछले 11 माह से अब तक जो जुलाई से लेकर मई तक की हर मंथ में शॉर्टफॉल आ रहा है, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। तो टारगेट जो इस दफ़ा मई का भी टारगेट है तो उसके अंदर भी तकरीबन 193 बिलियन का शॉर्टफॉल हुआ है। और ये शॉर्टफॉल आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वो इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो टैक्स पेयर के लिए इतनी सूटेबल नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, पेमेंट्स का जो शेड्यूल बनाया हुआ है इन्होंने, उनके लिए मुश्किल है कि वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, प्रॉफिट नहीं है, मार्केट नहीं है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क है जिस वजह से वो कलेक्शन ना होने की वजह से आपका जब बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं होगा, बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा तो टैक्स कलेक्शन भी कम होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिसमें टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा तो आगे से बिज़नेस ग्रूम करेगा और बिज़नेस जैसे ग्रूम होगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो इसलिए इस दफ़ा बजट में ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो हम देखेंगे। अगर हम बात करें बजट में जो प्रपोजल चेंजेस हैं, नंबर 1 पे अगर इस दफ़ा कह रहे हैं सैलरी पर्सन को रिलीफ देने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अच्छी बात है, सैलरी पर्सन को रिलीफ देना चाहिए। वो स्लैब 6 लाख से सुनने में आ रहा है कि 8 लाख तक कर देंगे, ये एक सैलरी पर्सन के लिए फ़ायदा तो है। इसके साथ एक प्रपोजल में एक और चीज़ देखने को मिली है जो कि बैड न्यूज़ हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो पेंशन होल्डर्स हैं, पेंशन के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। 4 लाख के ऊपर की पेंशन के ऊपर ये 2.5% से 5% तक टैक्स रेट लेके जा रहे हैं, जो कि पेंशन होल्डर्स जो हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। इसके अलावा जो मेजर चेंजेस अब फर्दर अब सुनने में आ रही है कि ATMs के ऊपर आप कैश विड्रॉ करवाते हैं, ATM कैश 1 लाख के ऊपर ये कह रहे हैं 1.2% टैक्स होगा जिसे हम 1200 रुपये के हैं। अगर आप 50,000 निकलवाते हैं तो 600 रुपये टैक्स है। ये वो टैक्सेस हैं जो कि नॉन फाइलर को पे करने पड़ेंगे। ATMs के ऊपर 1
तरफ ये घेरा तंग कर रहे हैं नॉन फाइलर्स के लिए, दूसरी तरफ ये बर्डन डाल रहे हैं जो लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर भी। तो ये जब तक इन तब्दीलीज़ को, इन चेंजेस को ये इस तरह नहीं लेके चलेंगे कि एक हरासमेंट की वजह जो है बन रही है। आप ये देखें कि अगर नॉन फाइलर्स का माइंड बना के लोगों को हरास करेंगे तो लोग कभी भी टैक्स नेट में नहीं आएंगे। डिफरेंट अब आपने कहा है कि हम पेट्रोल के ऊपर जो पर लीटर है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस करने वाले को हम 3 से 4 रुपये पर लीटर पेट्रोल ज़्यादा रेट देंगे कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ आएँ, डिजिटल आप इनवाइसिंग की तरफ आएँ। तो आप किसी भी टैक्स पेयर को या किसी भी अवामी नुमाइंदे को आप इस तरह से टैक्स इम्पोज करना, इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आना जो जबरी तौर पे इम्पोज की जाएँ तो उसका जो सेकंड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। आपको पता है कि कभी भी किसी भी कंट्री में आप देख लें तो इस तरह से टैक्स कलेक्शन नहीं होती कि आप एक दिन पहले आप एक अनाउंसमेंट करें और नेक्स्ट डे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दें विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी जो है वो बेसिस एक सिंगल सर्कुलर के तहत आप एक चीज़ें इम्पोज करवा दें और उसके अगेंस्ट फिर आवाम को जो है वो उसमें परेशानी का सामना करना पड़े। आप कहते हैं लोगों को हम टैक्स नेट में लेके आएंगे, तो टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों को एजुकेट करें प्रॉपरली, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को बताएं कि आपको फाइलर होने के साथ ये बेनिफिट है और इस तरह आपकी असेसमेंट होगी और ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट में कंपलसरी हैं। बजट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसमें बैड न्यूज़ है। फ्रीलांसर्स जो सोशल मीडिया रन करते हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 3.5% से 5% तक उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा कि जो यूट्यूब व्लॉगर्स वगैरह हैं और वो टैक्स पे करेंगे, उनके ऊपर पहले टैक्स फ्री था वो उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे। और इसके बाद मेजर प्रेशर जो पिछले 1-2 साल से जो चलता आ रहा है और चलता है ऐसा बढ़ता जा रहा है वो है रिटेलर्स के ऊपर। दोस्त आज स्कीम भी आई और ये रिटेलर्स को मज़ीद प्रेशराइज कर रहे हैं, IMF का प्रेशर भी है, रिटेलर्स को मज़ीद टाइट करते जा रहे हैं कि जितने रिटेलर्स हैं उनको डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ लेके आना और उनको बाकायदा एक रजिस्टर करवा के उनका टैक्स कलेक्शन में बेसिकली मेन रोल है कि जो रिटेलर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए और टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी में सख्त पॉलिसियाँ हैं जो कि इसमें देखना पड़ेगा, या तो ये पॉलिसी एक बेहतर चेंज लाने के लिए इनको साथ पॉलिसीज़ देनी पड़ेगी ऐसी जिसमें वो एक टैक्स पेयर को रिलीफ भी नज़र आए और उसका बेनिफिट भी नज़र आए और उसके ऊपर बोझ भी ना डले। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक गवर्नमेंटी नुमाइंदगी को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अगर कोई भी पॉलिसी लेके आती है तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो उसका सलूशन होना चाहिए और उसके ऊपर रिलीफ होना चाहिए, जिससे लोगों को ये ना लगे कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर जबरी इम्पोज की जा रही है। जब कोई भी चीज़ किसी भी आवाम के ऊपर जब जबरी इम्पोज की जाती है तो वो उसका ये होता है कि हरासमेंट आ जाती है। जब किसी भी सेक्टर में हरासमेंट जब आ जाती है तो वहाँ पे लोग भागना शुरू हो जाते हैं, वो चोर रास्ता ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि हमें कोई ऐसा डोर नज़र आए जिससे हम ये बच के बाहर निकल जाएं। तो लोगों को बजाय कि आप ये मौका दें कि वो ये सोचें कि हमने इस निज़ाम से बचना कैसे है, तो इस तरह की पॉलिसी लेके आएँ कि लोग ये कहें कि हम इस पॉलिसी के तहत हम खुद को रजिस्टर्ड भी करवाएंगे और हम अपनी टैक्स डिक्लेरेशन भी फाइल करेंगे और प्रॉपर्ली टैक्स भी पे करेंगे। इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए। और आपको पता है कि डिजिटल इनवाइसिंग आजकल बहुत अरूज पे है सेक्टर्स में। आपको पता है उन्होंने कहा डिजिटल इनवाइसिंग, हम खुद इसमें चाहते हैं कि डिजिटल इनवाइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का एक है कि कोई भी इनवाइस सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिसमें फेक फ्लाइंग इनवाइसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपने अपना सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें नेक्स्चर H है, नेक्स्चर J है, उसकी आज तक वर्किंग जो है ना अभी भी आज की डेट में भी वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें कि अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि जो है वो टैक्स पेयर को मसाइल का सामना ना करना पड़े। और दूसरी डिजिटल इनवाइसिंग के साथ आपको पता है गवर्नमेंट का एक नया नेक्स्ट टारगेट भी होगा कि जो टैक्स कलेक्शन के लिए वो है आपका जो बिटकॉइंस या जो भी डिजिटल करेंसी है आजकल चल रही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग बैठे हुए डिजिटल जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके और वहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इसकी तरफ भी फोकस है कि वहाँ पे वो जितनी आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके पैसे अर्निंग करते हैं, तो उसमें भी वो गवर्नमेंट जा रही है कि उसमें वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे। ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा है इनिशिएटिव कि वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे।
रेवेन्यू में भी एक बेहतरी आएगी और जो हमारा एक डिजिटल बिजनेस है कह लें कि जो ट्रेडिंग सेक्शन है वो भी हमारा बेहतर होगा। दुनिया में आपको पता है कि डिजिटल ट्रेडिंग चलती है, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी वो इस तरह इसको करना चाह रहे हैं फ्री। तो वो जब लेके आएंगे इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन भी होगी, तो ये भी गवर्नमेंट ने लेके बेहतर है कि वो इसमें टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि जो भी बजट के अंदर चेंजेस आएँ, जो भी बजट के अंदर चीज़ें, लेकिन अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। लेकिन जो इस दफ़ा का जो बजट आ रहा है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। ये एक चीज़ हमारे ऊपर कुछ चीज़ें तो इम्पोज की जाएंगी जबरी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एज एक टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए शो करवाई जाएंगी, जिनका इन फ्यूचर में ये होगा टैक्स कलेक्शन ही उनका पर्पज़ है। लेकिन यह कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। जितना IMF का प्रेशर है, जितना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो बजट प्रपोजल्स में प्रेशर्स है, तो ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। आप ये बात ज़हन से निकाल दीजिएगा। और इसमें जो इस दफ़ा प्रपोजल में चेंजेस नज़र आ रही हैं, इसमें ख़तरे की घंटियाँ ज़्यादा हैं हमारे लिए। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। तो बार अपना माइंड बनाइएगा कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, और इस बजट में जो चेंजेस आएंगी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आप लोगों को टैक्स में आना पड़ेगा, टैक्स नेट में, और ख़ुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अपनी टैक्स डिक्लेरेशन प्रॉपर्ली फाइल करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मियां अमजद साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगली प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।